Today we are starting with the new unit, cost. Now cost is again a area which is connected to producer, not consumer. What the topics which are related to consumer were only demand. नवनीत क्या कर रहा है बेटा? So now we have to think from the perspective of a producer's perspective. Production was again a area of producers, जो हमने अभी किया टॉप यूनिट 2 दिन लगाए हमको उसको यूनिट को, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. टीपी एपी एमपी का मीनिंग था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था और उसी पे बेस्ड रिलेशनशिप था उनका डायग्रामेटिक. ठीक है. आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट. अब कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं लागत. मतलब किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, मतलब इसको बनाने के दौरान जो खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर हुए, प्रोड्यूसर ही कर रहा है ना वो खर्चे. सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर मेड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ कमोडिटीज, किसी निश्चित संख्या की चीजें, जैसे 10 स्केच पेन बनाने के लिए उसका खर्चा हो गया 70 रुपये, तो 7 रुपये एक पे खर्च हो गया उसका पर हेड. तो कॉस्ट का मतलब है पेमेंट, खर्चा, एक्सपेंडिचर, लेकिन प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर के. हम खरीद नहीं रहे हैं. कॉस्ट का, अच्छा आप कई बच्चे जाके पूछते हो शॉप पे जाके, भैया इसकी कॉस्ट क्या है? आप तो गलत पूछ रहे हो. कॉस्ट शॉपकीपर को कैसे पता होगी? वो तो डिस्ट्रीब्यूटर को, एजेंसी वाले को भी नहीं पता होगी. वो तो केवल उस फैक्ट्री का जो मालिक होगा, ओनर होगा, उसको पता होगी कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है इसकी. तो प्राइस होता है, वो मार्केट प्राइस है जो आपको पूछना चाहिए. और कॉस्ट का मतलब है कि किसी निश्चित संख्या की वस्तुएं बनाने के दौरान उत्पादक, प्रोड्यूसर द्वारा किए गए सारे खर्चे, एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज, इट इज एक्सपेंडिचर साइड ऑफ प्रोड्यूसर, which those expenditure which producer do make, but for making commodities, for producing goods, it is referred as cost. अब देखो, अब इसमें कई लेवल डाल देते हैं कई किताबों वाले. द एक्सपेंडिचर मेड ऑन फैक्ट्री इनपुट और नॉन फैक्ट्री इनपुट. तो सच बात है, खर्च, कंज्यूमर का खर्चा तो हर चीज़ पे हो रहा है, फैक्ट्रीज पे भी हो रहा है. लैंड, लेबर, कैपिटल इंटरप्राइज जो फैक्ट्री इनपुट्स हैं उन पे भी हो रहा है. और जो नॉन फैक्ट्री इनपुट हैं, जैसे इसका रॉ मटेरियल, फिर इसकी इंक, फिर इसको पैकेजिंग, वो नॉन फैक्टर हैं, क्योंकि फैक्टर तो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल इंटरप्राइज. तो फैक्ट्री इनपुट पे और नॉन फैक्ट्री इनपुट्स पे जो भी एक्सपेंडिचर कंज्यूमर कर रहा है कमोडिटी को बनाने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज कॉस्ट. बुक में कैसे लिखा हुआ? द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड बाय एम्प्लॉइंग फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स. The expenses incurred on hiring or buying these inputs is called cost. तो वही लिख रहे हैं ना हम भी. The expenditure made by producers on factor or non-factor inputs for producing goods is cost. तो cost वो होती है जो पल्ले से जा रही होती है. cost आ नहीं रही है, वो प्रोड्यूसर की जेब से खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर है प्रोड्यूसर का. और कॉस्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि लागत कि अब हम अलग अलग तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे सारी. कॉस्ट का रोल क्या होता है, और देखो बिना कॉस्ट के तो प्रॉफिट भी कैसे पता चलेगा. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है. पाई से उसको डिनोट करते हैं. रेवेन्यू मतलब बेचने पर जो मिला, मान लो बेचने पर मिले 10 रुपये. कॉस्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बनाने पर कितना लगा, मान लो लगे 6 रुपये, तभी 4 रुपये फायदा है, प्रॉफिट आएगा ना. तो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके लिए कॉस्ट का कंसेप्ट होना तो जरूरी है. बिना कॉस्ट के कंसेप्ट के तो वो अपनी एवेल्युएशन ही नहीं कर पाएगा. यही नहीं पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ या लॉस में जा रहा हूँ. तो ये है कॉस्ट का मतलब. अब देखो, इन्होंने कॉस्ट की कई टाइप्स दी हुई हैं. ऐसे एक तो जेनरिक टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे हालांकि टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं. जैसे मनी कॉस्ट बोला तो मतलब हमने उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना, सिर्फ मुद्रा के फॉर्म में, तो आप उसको सिर्फ ऐसे लिख दो, टोटल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ गुड्स इज नोन एज मॉनेटरी कॉस्ट. मनी के फॉर्म में जो खर्चा कर रहा है. और सिर्फ कॉस्ट ऐसे ही नहीं होती,
कॉस्ट में बहुत इनपुट्स लगते हैं, अलग तरह की कॉस्ट भी होती हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये मॉनिटरी कॉस्ट होगी, एक रियल कॉस्ट होती है। अच्छा ये भी याद रखना, इकोनॉमिक्स में रियल वर्ड अगले साल मैक्रो में भी आएगा, इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे, रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम, बहुत कुछ है। तो रियल वर्ड हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है क्वांटिफाइड वे में, उसको मनी के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जाता रियल को, ठीक है। यहाँ पे भी रियल कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो, ऑल दोज sacrifice, efforts, inconvenience faced by producer to produce commodity, that is a real cost। मतलब ये लाल और हरा दो फैक्ट्री हैं, मान लो इसकी स्केच पेन की। एक फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो बड़े अच्छी कंडीशन है, बड़ा हाइजीनिक कंडीशन है, अच्छी मशीनरी है, सेफ्टी है उसकी वर्कर्स की। दूसरे अच्छा इनकी सैलरी अच्छी है, लीव मिलती है, मेडिकल है, इस तरह के बेनिफिट्स हैं सारे। और एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री ऐसी है, एक फैक्ट्री में टीन का शेड है, ना पंखे हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, हार्ड वर्क बड़ा है, लेबर भी दुखी रहती है, सैलरी भी कम है, इस तरह की। तो अब इन फैक्ट्री में सामान बन रहा है, जिस सामान को प्रोड्यूस करने में लेस सेक्रीफाइस, लेस एफर्ट, लेस इनकन्वीनियंस या लेस मुश्किलें हुई, उसकी रियल कॉस्ट कम है। और जिस फैक्ट्री को सामान बनाने के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस, ज़्यादा एफर्ट करने पड़े, ज़्यादा इनकन्वीनियंसेस हुई, ज़्यादा डेप्रीवेशंस हुई, वंचित रहे कई, उसमें रियल कॉस्ट ज़्यादा है। द रियल कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पेन, सेक्रीफाइस, एफर्ट, डिस्कम्फर्ट, inconveniences. Higher these factors, higher is the real cost. Then social cost. Cost, अरे आपने आम नहीं सुना हुआ, you will pay for this। जब किसी से कोई लड़ता है तो तुझे इसके लिए चुकाना पड़ेगा, बोलते हैं ना उसको। तो कॉस्ट इज बियर्ड, वो झेली जाती है कॉस्ट। कॉस्ट इज, तभी इसमें लिखा होता है ज़्यादातर वर्ड, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जो उसने बियर किया, जो उसने बोझा झेला। तो जब सोशल कॉस्ट है, जब समाज झेल रहा है उसकी पूरे खर्चे को, खर्चा समाज को झेलना पड़ रहा है, दैट इज द सोशल कॉस्ट। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बड़े शहरों में देखो कपड़े रोज धोने पड़ते हैं, हर दिन ही काला हो जाता है वो पॉल्यूशन की वजह से। फिर लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उस पर दवाइयों पे खर्चा करना पड़ता है, फिर डिटर्जेंट पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, फिर एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर। तो वो समाज, उधर का समाज इज पेइंग फॉर दैट डेवलपमेंट। तो इस तरह की कॉस्ट को कहा जाता है सोशल कॉस्ट। व्हेन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ इज बोर्न, BORNE, बोर्न वाला, बोर्न बाय या बियर्ड बाय द एंटायर सोसाइटी, दैट इज टर्म्ड एज सोशल कॉस्ट। और जब ये बोले इंडिविजुअल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट, then when the entire burden is beared by a single individual, that is individual cost or private cost। तो लैंग्वेज में नहीं आपने फंसना। कॉस्ट का मतलब वो पैसे जो इसलिए चुकाने पड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, जो चुकाने पड़ रहे हैं, तो वो आगे कॉस्ट। अच्छा फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपने पहले पढ़ लिया है, हमने किया ना उसमें PPC में, कि एक को चूज कर, एक ऑल्टरनेटिव, किसी भी चीज के वेरियस ऑल्टरनेटिव होते हैं। मान लो किसी चीज के दो ऑल्टरनेटिव हैं, आपने ये चूज किया और ये सेक्रीफाइस किया, तो दैट पार्ट विच हैज बीन सेक्रीफाइस्ड इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हम कर रहे हैं कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट का पहले आपको मीनिंग समझाया मैंने आपको, कि कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑन फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है, दैट इज सिर्फ कॉस्ट। अब इसी डेफिनेशन को आप टोटल कॉस्ट में भी लगा सकते हो, और सिर्फ मनी वर्ड लगाने से मनी कॉस्ट में भी यही डेफिनेशन चल जाएगी। जैसे मनी के केस में लिखना है तो आपने ये मनी कॉस्ट कैसे लिख देना, टोटल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग एन नंबर ऑफ कमोडिटीज या गुड्स इज नोन एज मनी कॉस्ट। मनी का टर्म लगा दिया, और इसमें आप अगर टोटल लगा दो वर्ड तो टोटल कॉस्ट होगी। द टोटल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स इज नोन एज टोटल कॉस्ट। तो सिर्फ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मनी कॉस्ट एक जैसे ही तो हैं। तो ये हो गया है। फिर मैंने आपको बढ़ाया रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वो अलग ही फंड है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये प्रोफेसर वॉकर की डेफिनेशन है। इससे याद रखो कि दैट पार्ट विच हैज बीन लॉस्ट विच हैज बीन सैक्रिफाइस्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट व्हेन इट इज borne by the entire society, individual cost when the entire expenditure is borne या beared by single individual cost।
ये आ गई जेनरिक टाइप्स ऑफ। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो है ये, जो आपको इन्होंने सिलेबस यूनिट है उसने कॉस्ट को इस तरीके, देखो अलग अलग बेसिस हो सकते हैं ना किसी चीज़ को भी क्लासीफाई करने के, है ना। जैसे हम स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करें तो अलग अलग आधार हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, लंबे एक तरफ छोटे एक तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, पतले एक तरफ मोटे एक तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, गोरे एक तरफ सांवले एक तरफ काले, हो सकते हैं ना। तो देयर कैन बी डिफरेंट बेसिस। तो वो टाइप्स ऑफ कॉस्ट अब जो आपके सिलेबस में है वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होती है। मान लो ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। अब बहुत तरह की चीज़ें मेरे को खरीदनी पड़ रही है, मेरे को बिजली का बिल भी देना पड़ रहा है, पानी का बिल भी देना पड़ रहा है, लेबर को सैलरी भी देनी पड़ रही है, मैनेजर को भी सैलरी देनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेल भी डालना पड़ रहा है, ऑफिस के लिए स्टेशनरी भी लानी पड़ रही है, तो रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा है, बड़ा कुछ तरह तरह की चीज़ें खर्चे हैं, है ना। अब व्हेन एक्सपेंडिचर इज, जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर कर रहा है वो बाहर वालों को खर्चा कर रहा है, हर चीज़ बाहर से ला रहा है, आउटसाइडर्स को खर्चा कर रहा है। जैसे ये प्लास्टिक भी मैं बाहर से किसी कंपनी से ले रहा था, इसकी इंक भी किसी से ले रहा था, लेबर भी मैंने हायर की है तो मुझे सबकी सैलरी देनी पड़ती है, बिजली का बिल, बिल्डिंग का किराया, सब कुछ देना पड़ता है मुझे हर बाहर वालों को। तो व्हेन ऑल पेमेंट्स आर मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग एंड यूटिलाइजिंग देयर फैक्टर्स इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा केस ले लो, अब इन सारे खर्चों में से कुछ मेरे अपने थे, जैसे मैनेजर मेरा भाई लगा हुआ है, मेरी बीवी लगी हुई है, सीईओ मैं खुद हूँ कंपनी का, बिल्डिंग मेरी अपनी है इसलिए मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो मेरे 3 एक्सपेंडिचर बच गए ना। मैनेजर की सैलरी मुझे नहीं देनी पड़ रही, सीईओ की सैलरी मुझे किसी को नहीं देनी पड़ रही, खर्चा नहीं करना पड़ रहा, बिल्डिंग का किराया मुझे नहीं देना पड़ रहा। तो ये पेमेंट्स जो मैं किसी बाहर वाले को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फैक्टर्स मेरे अपने ओन्ड है, खुद ही ओनर हूं और खुद ही यूटिलाइज भी कर रहा हूं, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या है, हायरिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम पेमेंट्स आउटसाइडर्स को कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं। तो इन वन केस द पेमेंट्स आर मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग एंड यूटिलाइजिंग देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो सच कॉस्ट आर नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। एंड दोज पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉट मेड, जो नहीं देना पड़ा किसी को, सिंस द फैक्टर्स वर सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ यूटिलाइज, क्योंकि वो फैक्टर्स खुद ही ओनर था, मैं ही ओनर था और मैं ही यूटिलाइज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी और को पेमेंट नहीं करनी पड़ी आउटसाइडर को। दोज पेमेंट्स विच आर नॉट मेड आर नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई होप आपको समझ आया है डिफरेंस। यस सर। अब इम्प्लिसिट में तो आगे ना समझ, आप जब समझ के आप एक रीडिंग मारोगे ना घर में तो ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट के केस में पेमेंट्स आर नॉट मेड बिकॉज फैक्टर्स वर आर सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ यूटिलाइज्ड, तो किसी बाहर वाले को पेमेंट नहीं करनी पड़े। एग्जाम्पल, रेंट ऑन द ओन्ड बिल्डिंग, सैलरी फॉर द ओन सर्विसेज, सैलरी ऑफ वाइफ एज ए मैनेजर, कुछ भी डाल दो, तीनों डाल दो एग्जाम्पल आप, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दोज एक्सपेंडिचर विच आर मेड टू आउटसाइडर्स, जो दूसरों को पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि उनसे हम सामान ले रहे थे, और वो सामान फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना। कोई भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बिल्डिंग का किराया दे रहा था पहले, अगर मेरी अपनी नहीं थी तो किराया दे रहा था, तो वो एक्सप्लिसिट ना किसी के फैक्ट्री यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए उसको पैसा पेमेंट कर रहा हूँ। सो दोज पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर विच आर मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग एंड यूटिलाइजिंग देयर फैक्टर्स इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब इम्प्लिसिट के आगे टाइप्स नहीं है। हाँ बेटा बोलो, कुछ ने पूछना है कुछ? सर यस सर, बोलो बोलो। सर लोन्स में भी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगा? लोन्स, लोन्स तो मिलते हैं बेटा, यस सर, वो एक्सपेंडिचर थोड़ी होता है। यस सर, जो लोन होते हैं तो वो डिफरेंट केस है। वो तो मिलता है ना बेटा। यस सर, कोई नहीं, पर वेरी गुड, आप क्वेश्चन पूछोगे तभी क्लैरिटी भी आती है बेटा।
आपके दिमाग में जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, आपका भी तो दिमाग कुछ थॉट प्रोसेस करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको सही है समझ में आए। कोई भी डाउट होने से आप पूछ लिया करो, कोई नो प्रॉब्लम। देखो इम्प्लिसिट की आगे कोई टाइप्स नहीं हो सकती कि आप अपने ही बीवी की साइड से या पापा की साइड से, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो इम्प्लिसिट इज सिंपली फिनिश्ड दोज पेमेंट्स विच आर नॉट मेड टू आउटसाइडर्स सिंस द फैक्टर्स वर सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ यूटिलाइज्ड। तो ये यहीं पे खत्म। लेकिन वो पेमेंट्स जो जेनरिक होती हैं, जो आमतौर पे दूसरों से लेके आदमी करता है ना, हायर कर करके, जो एक्सप्लिसिट नेचर की होती हैं, तो ये वो वाली पेमेंट्स हैं विच आर मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग एंड यूटिलाइजिंग देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट की काफ़ी टाइप्स हैं। जैसे ये है टोटल फिक्स कॉस्ट, हिंदी में कुल स्थिर लागत। ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। ये है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत मीन्स एवरेज, परिवर्तनशील लागत। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, औसत लागत। एंड मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो ये इनकी नेम्स हैं, कई बार बोर्ड में हेल्प भी करती है ये टर्मिनोलॉजीज ना, इकोनॉमिक्स में हेल्प कर जाती है कई बार। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के क्या टाइप्स हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब याद करो पिछला वाला यूनिट, प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन में पढ़ा था ना हमने, क्योंकि शॉर्ट रन में हम सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसी आधार पर जब प्रोड्यूसर के कुछ फैक्टर फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल हैं, तो कुछ खर्चे भी फिक्स्ड होंगे। जैसे मेरी फैक्ट्री का एग्जांपल ले लो, इसमें जो बिल्डिंग का किराया है वो तो मान लो अगर 50,000 रुपया तो मेरे को हर महीने देना ही देना है, तो वो स्थिर खर्चा है, फिक्स्ड खर्चा है। चाहे मेरी फैक्ट्री कोरोना में बंद भी रही होगी, मेरे को तब भी वो देने हैं खर्चे, तो वो फिक्स कॉस्ट होगी। हम इसको बारी बारी लेते हैं सबको, इनका बिहेवियर है बड़ा, हर एक टॉपिक बड़ा डिटेल में है, सबका बिहेवियर है, करेक्टरिस्टिक है, पर समझ लो इसको कि प्रोडक्शन में अगर दो तरह के फैक्टर्स हो सकते थे, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो उनके ऊपर किए गए खर्चे भी तो दो कैटेगरी में आ जाएंगे, कुछ फिक्स्ड खर्चे और कुछ परिवर्तन वाले खर्चे, वेरिएबल खर्चे। और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तभी ना आएगा कुल खर्चा, आएगा ना ऐसे ही। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आता है और उसमें काफ़ी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट घुमा भी देते हैं कि ये जो है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत जो फिक्स फैक्टर्स पे किया जा रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल परिवर्तनशील लागत जो वेरिएबल फैक्टर्स पे किया है, रॉ मटेरियल जैसे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आएगा। मैं लिख देता हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये पहली प्रपोजिशन आ गई। अब कोई एक दिया, ये दिया हो और ये दिया हो, तो इन दोनों इसमें माइनस करके आप ये निकाल सकते हो। ये दिया हो, टोटल कॉस्ट दिया हो और टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हो, आप इसमें से ये माइनस करके ये निकाल सकते हो। ये दोनों दिए हो तो प्लस करके आप निकाल सकते हो। तो पहली प्रपोजिशन ये बनती है कि कुल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, कुल खर्चा, अगर टोटल खर्चा निकालना है तो कुछ खर्चे उसने फिक्स फैक्टर्स पे किए थे और कुछ उसने वेरिएबल फैक्टर्स पे किए थे, दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना कुल खर्चा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला समझोगे तो फिर गलती भी कर जाओगे, पर यह है कि समझ आ गया तो आप ये भी अलग से निकाल सकते हो, ये भी अलग से निकाल सकते हो, और ये तो दोनों को ऐड करके मिल जाता है। फिर ये टोटल वाले तीन हो गए। फिर एवरेज आ जाओ, किसी की भी एवरेज निकालनी है। जैसे एवरेज अगर आपको फिक्स कॉस्ट की निकालनी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अगर एवरेज आपको फिक्स कॉस्ट की निकालनी है, जब हम एवरेज ही किसकी निकाल रहे हैं, AFC। AFC का मतलब क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो पूरे टेबल में एक ही है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट।
तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो ये है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ऐसे आ जाएगा वो। और एवरेज कॉस्ट दो तरह से आ सकती है, मैं आपको अभी नहीं कंफ्यूज करने जाता, आप सीधा ही करो। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ऐसे। एक और तरीका भी है जिसका दिमाग काम कर रहा है, मैं बता देता हूं कि हम अगर दोनों एवरेजेस को जोड़ दें, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज, तब भी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कुल लागत। अब ये एवरेज जो है टोटल कॉस्ट की है, पहले एवरेज थी फिक्स कॉस्ट की तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया, फिर एवरेज थी वेरिएबल कॉस्ट की तो हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड किया। अब एवरेज कॉस्ट है टोटल कॉस्ट की, तो इसलिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं आउटपुट से। एवरेज निकालने के लिए तो डिवाइड ही करना पड़ता है ना, टोटल निकालने के लिए एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मार्जिनल कॉस्ट, ये मैंने आपको कल ही बताया था, सेम वैसे ही, TCN माइनस TCN माइनस 1, अगले में से पिछला माइनस करना है। वैसे एक बात बताऊं, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा बेशक, लेकिन ये आपको समझ में ज्यादा अच्छा आना चाहिए, ज्यादा जरूरी है समझ में आ जाए। ये प्रोपोजिशन देखो बड़ी सिंपल है, एक टोटल है तो टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के हमें टोटल कॉस्ट मिलती है। टोटल वाला यहां पे हो गया खत्म। अब तीन एवरेजेस का है, 1 2 3। अगर एवरेज निकाल रहे हैं हम फिक्स कॉस्ट की तो टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब हम एवरेज निकाल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब हम एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट की तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और जो लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट, वो तो मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मैंने आपको कल ही परसों बताया था। MC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ N माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ N माइनस 1। टोटल कॉस्ट ऑफ अगली और N माइनस 1 मतलब सिर्फ अगली वाली, अगली में से पिछली वाली, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, प्रेडिसर मतलब कमिंग से पिछले वाला करेंगे इसको हम। ये इनका आइडिया है। हम आ जाओ बारी बारी इनके बिहेवियर पे। सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी एग्जांपल लेके बताया मैंने आपको कि अगर बिल्डिंग का किराया है, मेरे को अगर बिल्डिंग का रेंट देना पड़ रहा है 50,000 रुपया, फैक्ट्री का, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, फैक्ट्री कह लो, ऑफिस कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी बिल्डिंग का किराया है 50,000 रुपया, तो वो 50K तो मेरे को देना ही पड़ रहा है ना, 50,000 रुपया देना ही पड़ रहा है। चाहे मेरी आउटपुट, चाहे मैं 1 लाख स्केच पेन बना रहा था, 2 लाख पैकेट स्केच पेन के बना रहा था, या मेरी फैक्ट्री में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं, जीरो प्रोडक्शन है, ये देखो यहाँ इस पॉइंट, तब भी मुझे 50,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि आउटपुट ये है। मैंने इसका नियम ही आपको बता दिया था कि इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स का नियम ही है कि आउटपुट, क्वांटिटी, यूनिट्स हमेशा यहाँ आती है, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू सब यहाँ है। तो कॉस्ट यहाँ, तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 50,000 रुपया खर्चा मेरे को, वो पेमेंट, कॉस्ट तो मतलब पेमेंट है ना, कॉस्ट का मतलब, तो टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब वो एक्सपेंडिचर या वो खर्चे जो मेरे को करने ही पड़ रहे हैं, चाहे मेरा आउटपुट लेवल कम हो, ज़्यादा हो, इवन इफ इट इज जीरो, तो आई हैव टू मेक सच पेमेंट्स। तो इसी को आप इंग्लिश में बोल लो, बन गया आपका आंसर। टोटल फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय प्रोड्यूसर फॉर यूटिलाइजिंग फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। या इसको कभी ज़्यादा मार्क्स का आ जाए तो आप इसमें टेक्निकल चीज़ें भी डाल दो। देखो समझने वाली बात है, फिक्स कॉस्ट तो शॉर्ट रन में ही होगी ना,
क्योंकि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा कि शॉर्ट रन में ही ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो कुछ फैक्टर अगर जो फिक्स्ड वाले फैक्टर हैं वो शॉर्ट रन में ही होते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो शॉर्ट रन में ही होगी ना। तो फिक्स कॉस्ट इज ए शॉर्ट रन कॉस्ट। फिर इसका दूसरा फीचर बना लो कि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज वेदर द आउटपुट लेवल इज लो, हाई और इवन इफ इट इज जीरो, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। फिर और बड़ा बनाना है, और बड़ा बना लो, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एग्जांपल डालो, बिल्डिंग का किराया डाल लो, सैलरी टू द परमानेंट एम्प्लॉइज डाल लो जो देनी ही है, तो फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स हो गए। फिर सेकंड आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। अब देखो कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि टीवीसी का कर्व ऐसा होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, डज नॉट चेंज, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो फिर ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए। कम स्केच पेन बन रहे हैं तो कम खर्चा हो रहा है, क्योंकि कम प्लास्टिक आ रहा है, कम इंक लग रही है, लेबर भी कम चल रही है, मशीनें कम चल रही हैं, बिजली का बिल भी कम आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो रही है, पैकेजिंग भी कम हो रही है। लेकिन अगर आउटपुट ज़्यादा है, ज़्यादा सामान बन रहा है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा रॉ मटेरियल आ रहा होगा, ज़्यादा लेबर लग रही होगी, ज़्यादा मशीनें, ज़्यादा पैकेजिंग, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन। तो वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, तो जिसका नाम ही परिवर्तनशील लागत है, तो वो खर्चे, वो लागत जो जिसमें परिवर्तन होता रहता है ड्यू टू स्केल ऑफ आउटपुट। अगर स्केल आपका प्रोडक्शन का स्केल ही कम है तो कॉस्ट भी कम होगी, खर्चा भी कम होगा। लेकिन अगर आपका स्केल ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही बड़ा है तो यू आर स्पेंडिंग मोर, प्रोड्यूसर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर which are made by producer for utilizing variable factors of production, पहली बात। दूसरा, total variable cost varies with the level of output, it has a positive relationship, it has a positive relationship। अब इसको मत समझे, तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है, असल में उसका कर्व ऐसा होता है, थोड़ा इन्वर्टेड एस, उल्टा एस। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। तो वो लागत या वो खर्चा प्रोड्यूसर का जो जिसमें परिवर्तन आता रहता है जब हम स्केल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाते घटाते हैं। तो वैसे ही आपने इंग्लिश में लिखना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर मेड बाय प्रोड्यूसर फॉर हायरिंग एंड यूटिलाइजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फुल स्टॉप। Total variable cost varies with the level of output. That is, it increases with the increase in output and it decreases with the decrease in output. ये फीचर हो गया, यही समझाने के लिए मैं आपको ये बताया। अब इसमें एक फीचर बड़ा ध्यान से समझने वाला है कि इसकी शेप इन्वर्टेड एस होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो पॉजिटिव स्लोप तो है, ऊपर को राइज कर रहा है, दैट मच वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, विच मीन्स इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, which also implies with the increase in output cost increases and with the decrease in output cost decreases. So there is a direct relationship between costs and output that is evident and visible out here. But the shape of this curve is because, remember last unit, law of variable proportions, वही तीनों स्टेजेस यहाँ पे अप्लाई होती हैं। आप मुझे बताओ, प्रोड्यूस करने की ही तो कॉस्ट होती है ना। मैं ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस करूँगा तभी ना खर्चा होगा इस पे मेरा। तो प्रोडक्शन का जो पिछला यूनिट था उससे कॉस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न आता है तब कॉस्ट धीमे धीमे बढ़ती है, इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो उसका स्लोप ऐसा है लेकिन लास्ट में तेज है। तो इसका स्टार्टिंग में स्लोप जेंटल है,
फिर असल में बुक्स में तो ऐसे टेढ़ा ही करके पूरा यस करके दिखा दिया होता है ताकि इसमें कांस्टेंट रहती वैल्यू, ज़्यादा राइज नहीं करती, ज़्यादा फ्लोट करती, ठीक है। तो ये ऐसा है। व्हाट आई मीन टू से, कि ऐसे भी समझा जा सकता है इसको, ऐसे, ये तीन अलग अलग स्लोप, और वो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन। कभी आपको एग्जामिनर पूछ ले कि व्हाट व्हाई टीवीसी कर्व हैज ए इन्वर्टेड एस शेप, तो आप उसमें ये लिख सकते हो, इन्वर्टेड एस शेप implies that initially total variable cost increases but slowly at a decreasing rate. देखो gentle slope है. In the second stage it almost remains constant, whereas in third stage due to diminishing returns cost rises. और ऐसा अब आप अपने दिमाग से सोचो, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन में क्या किया था हमने कल परसों, पहला आदमी 2 बोरी प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा 4 बोरी, अगला 6, फिर 8, ठीक है। अब आप मान लो एक आदमी की लेबर का कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो जब 2 बोरी प्रोड्यूस कर रहा है 100 रुपीज़ लेके, तो 50 रुपये में बोरी पड़ रही है। लेकिन अगला लेबर लगाते ही वो 4 बोरी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अब 100 रुपये में 4 बोरी आ रही है, 25 रुपये, सीधा 50 से 25 हो गया। तो कॉस्ट जो है हो रहा है ना इंक्रीज, रिटर्न्स इंक्रीजिंग रेट पे आ रहे हैं, तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और जब कांस्टेंट रेट है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, जिसमें रेट रिटर्न्स हर अगला वाला लेबर कम प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उसमें कॉस्ट में खर्चे में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता। लेकिन जब डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, जब नेगेटिव उल्टा कम प्रोड्यूस हो, तो लागत खर्चा जो एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाता है वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर। सो total variable cost. Total variable cost is expenditure made by, yeah, it refers to the expenditure made by a producer on for utilizing and hiring variable factors of production. Full stop. Total variable cost has a positive slope, which implies, yeah, which means when the output increases, total variable cost increases, and when the output decreases, total variable cost also decreases. Full stop. फिर इसमें नेक्स्ट फीचर, द शेप ऑफ टीवीसी कर्व इज इन्वर्टेड एस, विच इम्प्लाइज, या विच, एंड द रीजन बिहाइंड दिस शेप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज लॉ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। चलो इसको हम विल डू इट टुमारो ऑल्सो।